to my channel ज्ञान वृक्ष। नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां लोकतंत्र की पहली किरण फूटी थी। एक ऐसी जगह की कहानी जो सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि आध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक धरती पर जिसका नाम है वैशाली। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजाओं का ही हुक्म चलता था, तब वो कौन सी जगह थी जहां जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही थी? दिमाग पर जोर डालिए। और इसका जवाब है हमारे ही देश में। जी हाँ, बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर बसा शहर वैशाली। और ये कोई कल परसों की बात नहीं, बल्कि आज से लगभग 2500 साल पुरानी हकीकत है, जब वैशाली ने दुनिया को शासन का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया था। तो सवाल ये उठता है कि वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र आखिर कहते क्यों हैं? चलिए इस सिस्टम को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, गणराज्य या जिसे हम गणतंत्र भी कहते हैं, इसका मतलब बहुत सीधा है, जनता का राज। एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि शासक कौन होगा ये जनता के चुने हुए लोग तय करते हैं। और सोचिए, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। तो वैशाली में ना लिच्छवी गणराज्य का शासन था और ये वज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। सबसे मजेदार बात क्या थी, यहाँ कोई एक सुप्रीम राजा नहीं था। सारे के सारे बड़े फैसले एक चुनी हुई सभा करती थी। और इस बात का जिक्र हमें विष्णु पुराण से लेकर फाहियान और हुएन सांग जैसे चीनी यात्रियों के यात्रा वृतांतों में भी मिलता है। तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता था? इसका तरीका ना काफी व्यवस्थित था। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते थे। ये सारे प्रतिनिधि एक सभा में इकट्ठे होते थे और फिर चाहे कानून बनाना हो, प्रशासन चलाना हो या युद्ध का फैसला करना हो, सब पर आज की संसद की तरह ही बहस होती थी और फिर फैसले लिए जाते थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र की जो नींव है वो यही रखी गई थी। पर रुकिए, वैशाली की कहानी सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत ही गहरा पहलू भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये जगह धर्म और ज्ञान का एक अद्भुत संगम बन गई। ये वो धरती है जो दो महान हस्तियों से जुड़ी हुई है। एक तरफ ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि थी और वो 22 साल तक यहीं रहे। तो वहीं दूसरी ओर गौतम बुद्ध ने भी वैशाली की कई यात्राएं की, अपना आखिरी उपदेश यहीं दिया और एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम उठाते हुए पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की इजाजत भी यहीं दी थी। और वैशाली के इतिहास में एक नाम और भी है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी है आम्रपाली की। आम्रपाली, जो वैशाली की नगरवधू थीं, अपनी खूबसूरती और कला के लिए दूर दूर तक मशहूर। उस युग में ये एक बहुत ही सम्मानित पद माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेश सुने तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्होंने सब कुछ, अपना सारा ऐश्वर्य त्याग दिया और एक भिक्षुणी बन गई और अपनी सारी संपत्ति बौद्ध संघ को दान कर दी। उनकी कहानी आत्मपरिवर्तन की एक जबरदस्त मिसाल है। वैशाली की ये कहानी सिर्फ किताबों में ही नहीं है, ये तो आज भी वहाँ की मिट्टी में जिंदा है। चलिए अब वैशाली के उन सबूतों को देखते हैं जो आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। यहाँ जो सबसे पहले नजर खींचता है वो है अशोक स्तंभ। इसकी ऊंचाई जानते हैं कितनी है? 18.3 फीट। ये अपनी भव्यता का एहसास दूर से ही करा देता है। ये सिर्फ ऊंचा नहीं है बल्कि बना भी बहुत खूबसूरती से है। सोचिए, चमकीले लाल बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाया गया है और इसकी चमक आज भी वैसी ही है। कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है ये। अच्छा, तो इस स्तंभ को बनवाया था सम्राट अशोक ने। इसके ऊपर सबसे टॉप पर एक शेर बैठा है और उसका मुंह है उत्तर दिशा की तरफ। ऐसा माना जाता है कि ये दिशा भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रतीक है, जो उन्होंने वैशाली से कुशीनगर की ओर की थी। तो ये स्तंभ सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। तो इन सारी कहानियों, विचारों और इन प्रतीकों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो वैशाली हमारे लिए क्या विरासत छोड़ जाती है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इससे वैशाली की पूरी अहमियत समझ में आ जाएगी। भगवान महावीर के जन्म से लेकर बुद्ध के उपदेशों, फिर अशोक स्तंभ के निर्माण और बाद में दूसरी बौद्ध संगीति के आयोजन तक वैशाली सदियों तक इतिहास के केंद्र में बना रहा।
तो फटाफट से याद रखने वाली बातें क्या हैं? वैशाली, दुनिया का पहला गणतंत्र, महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध का उपदेश स्थल, लिच्छवियों की राजधानी, और हाँ, दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, आज के दौर में जब हम डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम की इतनी बात करते हैं, तो वैशाली का ये विचार कितना प्रासंगिक है। जहां एक तरफ जनता का शासन था, तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान की खोज भी हो रही थी। इस पर विचार करना तो बनता है। तो वैशाली सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक विरासत है। ये इतिहास की वो आवाज है जो आज भी हम तक पहुंच रही है और कह रही है, मैं सबसे पुराना गणतंत्र हूँ, हाँ, मैं वैशाली हूँ।